मित्रों नमस्कार। आज फिर हम लोग इस नए सत्र में बात करेंगे 1857 के महाविद्रोह के बारे में। और आप सब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप हो या उसके अन्य पहलू हों, काफ़ी विवाद आज भी लोगों के बीच है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका अध्ययन ज़्यादातर ब्रिटिश दस्तावेज़ों पर आधारित होना, क्योंकि जितने भी विद्रोही हैं इलीगली काम कर रहे थे, सरकार के ख़िलाफ़ थे। और माना ये जाता है कि वो अपने साथ कोई लिखित दस्तावेज़ नहीं रखते रहे होंगे, या रखते रहे भी होंगे तो गिरफ्तारी के भय से खुद ही नष्ट कर दिए होंगे, या अंग्रेज़ों ने जिस तरह नरसंहार किया भारतीयों के साथ इस बगावत के दमन में, तो उस तरह के दस्तावेज़ों को अंग्रेज़ भी नष्ट कर सकते हैं बदनामी के भय से। तो जितने भी हमें स्रोत उपलब्ध हैं उनमें मैक्सिमम तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में जो बातें दर्ज हुई और उन्हीं के आधार पर जो अंग्रेज़ लेखक, अन्य पश्चिमी लेखक इस विद्रोह के बारे में लिखते रहे हैं, उस पर अध्ययन आधारित रहा, उन सब बातों पर आधारित रहा। लेकिन इधर जैसे जैसे समय आज़ादी के बाद गुजरता गया, काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई बातें, नए दस्तावेज हमें मिले हैं। तो एक दौर था कि इस विद्रोह के अगर स्वरूप पर चर्चा करते थे तो बड़ा संकोच होता था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने में। लेकिन आगे मैं बताऊंगा आपको, वीर सावरकर जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, डिटेल चर्चा करूंगा इस पर, उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। और इस पर जब हम स्वरूप के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे तो और फिर चर्चा करेंगे। आज इस विद्रोह के कारणों पर हम थोड़ा बात करेंगे, और विद्रोह के कारण पढ़ते समय उन पहलुओं पर ज़्यादा हमारा जोर रहेगा जो परीक्षा उपयोगी हों, है ना। सिविल की मुख्य परीक्षा में यूपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, अक्सर कारण और स्वरूप पूछा जाता रहा है मुख्य परीक्षा में। लेकिन प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक पहलू हैं या उनके पीछे जुड़ी कोई अवधारणात्मक बातें हैं, यहाँ पर उन्हें जानना हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये विद्रोह, जैसा कि मैंने कहा, इस बगावत का प्रारंभ एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था। मैंने 2 लाइन लिखा है यहाँ पे, है ना। हर कोई कहता है कि सेना से शुरू हुआ फिर व्यापक स्वरूप ग्रहण किया। क्या सैनिक ही शामिल थे? नहीं, हर वर्ग तक ये विद्रोह पहुंचा। यानी सेना से प्रारंभ होकर आगे चलकर इसने जनव्यापी स्वरूप, कैसा जनव्यापी स्वरूप ग्रहण किया है। इसी आधार पर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है ना। तो कारण पढ़ेंगे पहले सत्र में। दूसरे सत्र में विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता जैसे कि सवाल पूछे जाते हैं, साथ में स्वरूप, और फिर एट लास्ट हम पढ़ेंगे इस विद्रोह का परिणाम, है ना। क्या परिणाम पड़ा हुआ? परिणाम सीधे सीधे शॉर्ट में कहें तो भारत से कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी के अधीन हो जाएगी। इस विद्रोह के दौरान इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन।
पामर्स्टन। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तत्कालीन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग थे, जो विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में यानी वायसराय के रूप में भी कार्य करना शुरू करेंगे, है ना। वो प्रथम वायसराय भी कहलाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। तो इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण मौजूद थे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में बहुत संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई हर प्रकार की नीतियां, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक नीतियां हों, है ना, चाहे धार्मिक सामाजिक नीतियां हों, और चाहे सेना के प्रति समय समय पर बनाई जाने वाली पॉलिसी या नीति हो, ये सब भारतीयों के असंतोष का कारण बनी। और एक दिन का संतोष नहीं, जब से अंग्रेजों ने भारत विजय अभियान शुरू किया और अनेक अन्यायपूर्ण तरीके अपनाते हुए उन्होंने क्रमशः एक एक करके भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा किया, और जैसे जैसे अंग्रेज भारत में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके क्रियाकलापों, उनकी नीतियों के प्रति असंतोष भारतीयों में व्याप्त होता गया। और 1857 में चर्बी लगे कारतूसों की खबर से, है ना, ये विद्रोह अचानक विस्फोट का रूप लेता है ना, और व्यापक स्वरूप ग्रहण करता है। तो सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक कारणों की इस विद्रोह के, है ना। आप जानते हैं, पहले भी चर्चा की जा चुकी है, राजनीतिक कारण सबसे पहले जो प्रसारवादी नीति थी अंग्रेज़ों की, जिसके तहत वेलेजली और डलहौजी की नीतियां विशेष जिम्मेदार हैं। वेलेजली की कौन सी नीति? सहायक संधि की नीति। मराठा पढ़ा रहा था तब सहायक संधि के बारे में मैंने बताया था आपको, किस तरह वेलेजली ने इस सहायक संधि के द्वारा, है ना, अंग्रेजी कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि की। सहायक संधि करने वाला जो भारतीय राज्य था उसे उस राज्य को अपने राज्य में सेना, अंग्रेजी सेना तैनात करनी होती थी, और उस सेना की तादाद अंग्रेज तय करते, उस सेना का खर्च उस भारतीय राज्य को देना पड़ता, और धीरे धीरे ये खर्च इतना बढ़ जाता कि उस राज्य पर अंग्रेज़ों का एक तरह से पूर्ण प्रभाव स्थापित होता चला जाता। ठीक है, चर्चा की जा चुकी है। डलहौजी की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं? पहली, गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए भारतीय राज्यों को, जैसे सतारा है, नागपुर है, संबलपुर है, झांसी है, बरार है, इन राज्यों को हड़पना, है ना, इसे क्या कहते हैं? हड़प नीति। कहा गया जिन भारतीय शासकों के पास उनकी अपनी संतान नहीं है उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि 1857 के दौरान कई ऐसे केंद्र थे ना, कानपुर का विद्रोह, झांसी का विद्रोह, लखनऊ का विद्रोह बड़े व्यापक रहे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र थे, व्यापक विद्रोह थे। दिल्ली का विद्रोह, क्यों भाई? दिल्ली में बहादुर शाह जफर के पुत्र मौजूद थे। कैनिंग कह रहा है कि नहीं, बादशाह का पद समाप्त कर देंगे विद्रोह के बाद। इसी तरह आप देखें, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, उनकी पेंशन रोक दी डलहौजी ने, क्योंकि गोद लिए हुए पेशवा के दत्तक पुत्र थे वो, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी गोद नहीं लेने दिया गया, उसका विलय कर लिया गया, हड़प लिया गया। मैंने कहा पेंशनों पदों की समाप्ति डलहौजी ने की, जैसे नाना साहब की मैं अभी चर्चा कर रहा था, पेंशन रोक दी, असंतुष्ट हो गए वो। इसी तरह
प्रसारवादी नीति से लगातार भारतीय जनता में भय बना था। जैसे चार्ल्स नेपियर ने क्या घोषणा की थी, चार्ल्स नेपियर ने, कि यदि मैं 12 वर्ष तक भारत का सम्राट बन जाऊं तो यहाँ पर एक भी नरेश नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेगा, है ना, और निजाम का नाम भी नहीं सुनाई देगा, नेपाल भी हमारा होगा। इस तरह की घोषणाओं से शासक वर्ग तो छोड़िए, आम जनता में भय था। और जानते हैं आम जनता के बीच परंपरावादिता होती है। जिन शासकों को देखते चले आए थे, है ना, उनसे सर्वथा ये भिन्न थे, इनका चरित्र भिन्न था, और जनता के सामने उनके शासक वर्ग से संबंधित जो भी राजे महाराजे थे, बेइज्जती की गई, उन्हें बर्खास्त किया गया, है ना, उनको उनके पदों से हटाया गया। इसी तरह कैनिंग क्या घोषणा करते हैं, अभी मैंने कहा, कैनिंग घोषणा करते हैं कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफ़र, वो जफ़र उपनाम से गज़लें लिखते थे, इसीलिए उन्हें बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है, उससे बहादुर शाह द्वितीय हैं। क्या घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उनके उत्तराधिकारी पुत्र शहजादे कहलाएंगे। साथ में मुग़लों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हैं कि अन्य वर्गों के साथ साथ इस घोषणा से मुस्लिम भी नाराज थे, ठीक है। तो इसी तरह धार्मिक कारणों पर बात करें, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई, है ना। फिर इसके बाद लगातार उनको ढील प्रदान की जाती रही। 1833 के एक्ट में आपने पढ़ा, कहा गया वो ज़मीन खरीद सकते हैं, मिशनरी स्कूल, है ना, खोल सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं। तो ये जो धर्म प्रचार, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान ये मिशनरियाँ जो क्रियाकलाप, जो गतिविधियाँ अपनाती थीं, है ना, भारतीयों में वो गतिविधियाँ असंतोष का कारण बनी। भारतीयों को लगा कि हमारे धर्म और संस्कृत पर प्रहार करके ये मिशनरियाँ हमें ईसाई बनाना चाहती, है ना। जैसे मिशनरियों ने जो स्कूल खोले, वहाँ भारतीय बच्चों को पढ़ाया जाता था तो प्रश्न कराया जाता, तुम्हारा ईश्वर कौन, तो इस समूह में उत्तर दिलाया जाता, ईसा मसीह, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में स्त्री शिक्षा की पहल सबसे पहले मिशनरियों ने की थी। तब भारतीय सुधारकों का ध्यान इस ओर गया और पुरजोर तरीके से फिर भारतीयों ने आवाज़ उठाई, मिशनरियों ने पहल की। तो ये लगने लगा भारतीयों को, यार ये तो ईसाई धर्म हमारे घर तक लाना चाहते हैं, चूल्हे चौके तक लाना चाहते हैं, है ना। भाई मिशनरी भी जानते थे कि माँ प्राथमिक पाठशाला होती है, बच्चे का प्रगाढ़ संपर्क माँ से होता है, इसीलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा की बात की। उद्देश्य उस समय अलग था, लेकिन इसका लाभ सुधारकों ने उठाया। इसी तरीके से आप देखें 1850 का एक नियम बना, 1850 में कानून जिसे कहा जाता है धार्मिक नियोग्यता अधिनियम, इसी को लेक्स लोकी कानून, लेक्स लोकी कानून भी कहा जाता है, 1850। इससे भारतीय बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुए। ये क्या था धार्मिक नियोग्यता अधिनियम या लेक्स लोकी कानून? इसमें प्रावधान किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने वाले भारतीय को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर अपना धर्म कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसकी पैतृक संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। ये था 1850 का धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। तो 57 के पहले इस तरह के क्रियाकलापों से, है ना, हिंदू मुसलमान सारे लोग, समस्त भारतीय नाराज हो रहे थे। और सामाजिक कारणों में देखें तो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक प्रथाओं पर जो हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे थे, उससे भारतीय बहुत असंतुष्ट थे। जैसे बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, इस सदियों से हमारी परंपराएं, भले अभी जनता में उतना ज़्यादा जागरूकता नहीं थी,
उतना अधिक शिक्षा का स्तर मजबूत नहीं हुआ था, है ना। और आप जानते हैं इसीलिए 57 के विद्रोह के विफल रहने के बाद धार्मिक सामाजिक सुधार की गति को तेज किया जाता है, इसकी आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से इतना प्रेम था भारतीयों को कि उस पर अगर अंग्रेज हस्तक्षेप करते तो उन्हें बड़ा आघात लगता। जैसे आप देखें बाल विवाह पर प्रतिबंध, हालांकि पहला जो प्रयास है आप देखें किया था बाराम एम मालाबारी ने, उनके प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष की कन्याओं 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था अगला हरविलास शारदा का, है ना, 1830 में, ठीक है ना, 1930 में। 1891 में आप देखेंगे एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, और 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से जो कानून पारित हुआ उसे कहा गया शारदा एक्ट। इसमें कन्याओं की 14 वर्ष और बालकों की, पुरुषों की 18 वर्ष आयु सीमा तय की गई विवाह के लिए, ठीक है। तो इस तरह सती प्रथा आप जानते हैं, इसके लिए राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई थी, है ना, आंदोलन चलाया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए और सती करने के लिए मजबूर होना मानव हत्या के बराबर अपराध, मजबूर करने को मानव हत्या के बराबर अपराध माना गया, ठीक है ना। इसी तरह 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना, कैनिंग द्वारा लागू किया जाना। मित्रों बहुत इस पर विवाद है, मैं बता दे रहा हूँ इस पे। 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, इसका ड्राफ्ट यानी इसकी रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, समझ रहे हैं। इसका ड्राफ्ट फिर 1856 में ही डलहौजी के बाद कौन, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने। तो इसका ड्राफ्ट, इसका स्वरूप, इसकी रूपरेखा, जिस रूप में कानून पारित हुआ, डलहौजी ने तैयार की थी। लेकिन ये 16 जुलाई, कब, 16 जुलाई 16 जुलाई को पारित हुआ और 25 जुलाई को लागू हुआ। किसके समय, कैनिंग के समय। 16 जुलाई 1856 को ये कानून बना और 25 जुलाई 1856 को लागू हुआ। इसी दिन पहला विधवा विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर ने कराया, ठीक है ना। फिर भारतीयों के प्रति जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई, लगातार अपनाई जाने वाली भेदभावपूर्ण नीति, समाज में आप देखें रंग भेद की नीति तो लगातार अपना रहे थे अंग्रेज, है ना। भारतीयों को काला, सभ्य, बर्बर, है ना, हर तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा था। और जो शिक्षा प्राप्त भारतीय, उन्हें भी उच्च पदों पर नहीं नियुक्त किया जाता। आप देखें सैनिक प्रशासन में देखें तो सूबेदार से ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। और असैनिक प्रशासन यानी दीवानी प्रशासन में देखें तो सदर अमीन से ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। यहां तक कि समान पद पर कार्यरत भारतीयों के साथ भी भेदभाव की नीति अपनाई जाती, ठीक है। और आर्थिक कारणों पर मैंने भूराजस्व नीतियां पढ़ाते समय चर्चा की थी। चरित्र ही औपनिवेशिक था कंपनी का। ब्रिटेन का चरित्र क्या था, कंपनी के माध्यम से जो भारत में राजनीतिक प्रसार किया जा रहा था ब्रिटेन द्वारा, ताकि एक दिन हम सीधा उपनिवेश बना लें, और 57 के विद्रोह के बाद वही होगा। तो ये जो शोषण की नीति है, भारत का आर्थिक शोषण जो हो रहा था,
है ना, इसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ रहा था। ठीक है, फिर 13 के एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति प्रारंभ की, पूर्णता 33 के एक्ट में प्रदान की गई। इससे विदेशी वस्त्र, विदेशी चीजें भारत आनी शुरू हो गई। तो जितने भारत के कुटीर उद्योग थे, पहले तो अंग्रेज उन्हें भारतीय कुटीर उद्योगों में बनी चीजें खरीद कर, कपड़े वगैरह बुनकरों द्वारा बनाए गए लेकर जाते थे, निर्यात करते थे। अब जब मुक्त व्यापार की नीति के तहत ये कपड़े या अन्य चीजें आने लगी तो ये कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, है ना, और कुटीर उद्योग क्या हुए, नष्ट हो गए। और सबसे बड़ी बात, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उनकी आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व, किसान की उपज का अंश जो कर के रूप में शासक वर्ग लेता था। और अंग्रेजों ने भी जो भू राजस्व वसूली के लिए नीतियां अपनाई, है ना, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, है ना, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, वो शोषण का संयंत्र साबित हुई, है ना। इनका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कैसे, ये मैं बता चुका हूं वहां पर। आप देखें, किसान बर्बाद हुए, बुनकर बर्बाद हुए, है ना, यहां तक परंपरागत जमींदार बर्खास्त हुए। कार्नवालिस का सूर्यास्त का नियम समझिए, मैं पढ़ा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं कि निर्धारित तिथि के सूर्यास्त होने के पहले निर्धारित लगान कंपनी के कोष में जमा करनी होगी, वरना जमींदारों की जमींदारियां, जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। चाहे सूखा पड़े, अकाल पड़े, निर्धारित राजस्व निर्धारित तिथि के पहले जमा ही करना है। और कृषि मानसून पर आधारित थी, पैदावार न होने की दशा में कैसे जमींदार, जो परंपरागत मुगलों के समय से चले आ रहे जमींदार थे, जिनका लगाव किसानों से था, कैसे अत्याचार करके जमा करें लगान निर्धारित। इससे क्या हुआ, परंपरागत जमींदार भी बर्खास्त हुए। कुंवर सिंह का उदाहरण देख सकते हैं, कंपनी की नीतियों के कारण ही, यही कार्नवालिस के सूर्यास्त का नियम है। कुंवर सिंह की जगदीश पूरे आरा के जमींदार थे, आरा जिले में जगदीशपुर, उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई। बिहार के बगावत का नेतृत्व करते हैं, है ना। परंपरागत कृषि जो थी, जिसके कारण गांव का ढांचा आत्मनिर्भर था, वो परंपरागत कृषि नष्ट हो गई। कर चुकाने के चक्कर में नगदी फसलों, वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया, है ना। जिसे अंग्रेज और उकसाते थे इसके लिए, कपास की खेती है तो कच्चा माल लेके अंग्रेज चले जाएंगे इंग्लैंड, वहाँ के उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगेगा, बुनकरों को कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है ना। ग्रामीण जो आत्मनिर्भरता है वो पूरी तरह खत्म हो गई। परंपरागत गांव का ढांचा नष्ट हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, और किसान हो या अन्य वर्ग के लोग हो, ये सब साहूकारों महाजनों के चुंगल में फंसे। और ये साहूकार महाजनों के लिए अनुकूल अवसर इस तरह से इन अंग्रेजी नीतियों ने उपलब्ध कराया। ठीक है। अन्य सभी वर्गों के साथ साथ, सैनिक कारणों पर बात करें, अन्य सभी वर्गों के साथ साथ सैनिक भी उपर्युक्त कारणों से क्या थे, असंतुष्ट थे। वो भी सब भारतीय थे। और जानते हैं कि जो भी तीनों बटालियनें थी, बंगाल बटालियन, बम्बई बटालियन, मद्रास बटालियन, इनमें सबसे ज़्यादा सैनिक क्या थे, भारतीय, है ना। आप देखेंगे अभी फिर 1857 के पहले भी कोई नई बात नहीं थी कि ये विद्रोह सेना से शुरू हुआ 57 में, बाद में जनव्यापी हो गया। 1857 के पहले भी सैनिकों द्वारा विद्रोह किए गए। इस दृष्टि से देखें तो 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, कर्नाटक में है वेल्लोर, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। क्यों? क्योंकि कंपनी की सरकार ने एक ड्रेस कोड निर्धारित किया था। क्यों ये विद्रोह हुआ? वेल्लोर में सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया? हिंदू मुस्लिम दोनों सिपाही शामिल थे। ये 10 जुलाई 1806 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो नया ड्रेस कोड निर्धारित किया गया उसके अनुसार कहा गया कि हिंदू सैनिक माथे पर तिलक नहीं लगा सकते, कानों पर बालियां नहीं पहन सकते, और मुस्लिम सैनिकों को अपनी दाढ़ी कटाना होगा। ये
सैनिकों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस कारण बेल्लोर में सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। लेकिन सर रोलो गिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह पर काबू पाया था, है ना। फिर 1824 में बैरकपुर की सिपाहियों ने समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से मनाही करके बगावत की। इसी तरह 1844 में बंगाल की 4 रेजिमेंटों ने विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? अतिरिक्त भत्ता न मिलने पर। और किस प्रकार? सिंध जाने से मना करके, सिंध अभियान पर जाने से मना करके विद्रोह किया 1844 में बंगाल की 4 रेजिमेंटों ने। इसी तरह डलहौजी के समय देखें, पैदल सेना की 22वीं रेजिमेंट, एएनआई का मतलब होता है इन्फेंट्री यानी रेजिमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? रेजिमेंट। अंग्रेज शॉर्ट में एनआई लिख दिया जाता है, इन्फेंट्री। 22वीं एनआई डलहौजी के समय पैदल सेना की 22वीं एनआई ने 1849 में, 66वीं 66 एनआई ने 1850 में और 38वीं एनआई ने 1852 में विद्रोह किया। इसके अलावा डलहौजी के समय ही 1854 में पोस्टल अधिनियम पारित किया गया, जिसके कारण सैनिकों की मुफ्त डाक सुविधा समाप्त कर दी गई, है ना। सैनिक असंतुष्ट हुए, नाराज हुए और 1856 में ही लॉर्ड द्वारा एक कानून बनाया गया, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिसके कारण सैनिकों में व्यापक असंतोष फैला। इस अधिनियम में क्या कहा गया था? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में कहा गया था कि भारतीय सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते पर, है ना, विदेशों में भी यानी समुद्र पार यात्रा कर विदेशों में भी अपनी सेवा देनी पड़ेगी। सोचिए। और आप देख लीजिए कि इसके पहले 1824 में समुद्री मार्ग से बर्मा जाने से मनाही कर चुके थे। और यहाँ इस कानून में जो कैनिंग ने बनाया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, इसमें भी कहा गया कि आपको समुद्र पार यात्रा कर विदेशों में सेवा देनी पड़ेगी। और जानते हैं, प्राचीन धर्म ग्रंथों में, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनमें सीधे कहा गया समुद्र पार यात्रा करना पाप है। उस समय ये कुप्रथा व्याप्त थी आम जनमानस के बीच कि जो समुद्र पार यात्रा कर आता था उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसका टच किए हुआ लोग, छुआछूत की भावना व्याप्त रही, खाना पानी नहीं करते थे। तो सैनिकों ने जाति से अपनी भ्रष्ट करने का षड्यंत्र माना इस कानून को और असंतुष्ट हुए। और देखिए 56 में कई ऐसी घटनाएं 56 के आसपास हो गई। ये तो सारे कारण मौजूद थे, इनका प्रभाव भी सैनिकों पर था। लेकिन जो ये अन्य बातें हैं उनसे सैनिक और आग बबूला हुए और 1856 में अन्यायपूर्ण तरीके से अवध का विलय किया गया, कुशासन का आरोप लगाकर। जबकि आप जानते हैं, बताया जा चुका है, अवध में व्याप्त इस कुशासन के लिए जिम्मेदार कौन था? अंग्रेज ही जिम्मेदार थे। और कुशासन का आरोप लगाकर अन्यायपूर्ण तरीके से अवध का विलय किए जाने से बंगाल बटालियन की सेना में विद्रोह की भावना का संचार हुआ। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया है, ये बात किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि अन्यायपूर्ण तरीके से कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किए जाने से, है ना, अंग्रेजी सेना विशेष रूप से बंगाल की सेना में विद्रोही भावना का संचार हुआ है। मौलाना आज़ाद का कथन है। और मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा 7500, 7500 सैनिक बंगाल बटालियन में थे अवध के। ये सवाल भी आया है, बंगाल बटालियन में सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे? अवध के थे।
वो सैनिक नाराज हो गए, उनके संपर्क में आने वाले अन्य सैनिक भी असंतुष्ट हुए। और यही रीजन है विद्रोह की चिंगारी कहाँ से निकली? बंगाल से निकली। और भले ही संगठित रूप से विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ, है ना। कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। मित्रों, एक और बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अक्सर मैंने शुरू में आते ही उसी मुद्दे पर बात की थी आपसे अभी इस लेक्चर में, कि ये विद्रोह सुनियोजित था कि स्वतः स्फूर्त था। यानी इसके लिए पहले से योजना बनाई गई थी कि एकाएक उठ खड़ा हुआ। देखिए, जितने भी अंग्रेज लेखक हैं एक स्वर से इसे नियोजित विद्रोह बताते हैं। यानी ये भारतीय विद्रोही नेता जिनके नेतृत्व में बगावत हुई, वो पहले से योजना बना रहे थे। और क्या क्या लिखा गया है। सतारा का विलय डलहौजी ने किया, संतोष वहाँ व्याप्त हुआ और इस असंतोष की अभिव्यक्ति भी हुई। सतारा के रंगोजी बापू बहुत नाराज हुए। और आप देखें कि सीताराम बाबा को गिरफ्तार किया गया इसी असंतोष या बगावत की अभिव्यक्ति की आशंका के चलते। और सीताराम बाबा को मैसूर की न्याय कमिश्नर एच.बी. डेवर्स की अदालत में पेश किया गया। ये सब अंग्रेज लेखक लिखते हैं। और क्या लिखते हैं कि सीताराम बाबा को गिरफ्तार करने के बाद मैसूर के न्याय कमिश्नर एच.बी. डेवर्स की अदालत में पेश किया गया, जहां पर सीताराम बाबा ने बयान दिया था कि दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने 1836 में ही इस विद्रोह की योजना बनानी प्रारंभ कर दी थी। किसी को हजम होगी ये बात कि 1836 में वो भी सिंधिया, और सिंधिया इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ देता है। दूसरा, ये भी लिखते हैं अंग्रेज लेखक कि विद्रोही नेता चाहे नाना साहब हों, वो अपने प्रधानमंत्री अजीमुल्ला के साथ विद्रोह के लिए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके माहौल बना रहे थे। अवध की बेगम हजरत महल हो, जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया, वो अपने वकील अली नवी के साथ घर घर जा करके विद्रोह के लिए माहौल तैयार कर रही थी। अंग्रेज लेखक यहाँ तक लिखते हैं कि बेगम हजरत महल ने अपने वकील अली नवी के साथ घर घर जा कर के लोगों को विद्रोह में साथ देने के लिए तैयार किया, उन्हें कुरान और गंगा जल की कसमें तक खिलाई। ये भी लिखा गया कि सतारा के रंगोजी बापू ने नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला, नाना साहब के वकील या प्रधानमंत्री कौन थे? अजीमुल्ला। सतारा के रंगोजी बापू ने नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला के साथ भारत ही नहीं, रूस, मिस्र और तुर्की तक का दौरा किया था विद्रोह की योजना के तहत, है ना। ये सब पश्चिमी लेखक, अंग्रेज लेखक लिखते हैं। और अंत में यहां तक लिखा मिलेगा आपको, नाम सुने होंगे कि कमल के फूलों और चपातियों का वितरण, ये सब अंग्रेज लेखकों की दिमाग की उपज है कि विद्रोह की योजना के तहत ही चपातियों और कमल के फूलों का वितरण किया गया था लोगों के बीच, ताकि संकेत मिल जाए इन प्रतीकों के माध्यम से और वो बगावत के लिए तैयार रहें। और इन चपातियों और कमल के फूलों का वितरण नाना साहब के गुरु रहे गुरुदास बाबा के नेतृत्व में किया गया था। ये लिखा गया कि नाना साहब के गुरु गुरुदास बाबा के नेतृत्व में चपातियों और कमल के फूलों का वितरण किया गया था। ठीक है। और सर जॉन ने लिखा है, सर जॉन अंग्रेज लेखक,
कि विद्रोह की योजना वर्षा ऋतु के पहले ही तैयार कर ली गई थी और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में प्रमुख विद्रोही नेताओं की बैठक दिल्ली के लाल किले में हुई थी, जहां पर विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। लेकिन विद्रोह इस तिथि के पहले 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हो गया। इतना नियोजित था तो पहले कैसे प्रारंभ हो गया? ठीक है, तो बहरहाल ये सिर्फ विवाद है, इसका निराकरण संभव नहीं है। इतना एक लाइन में जानिए कि अंग्रेजी नीतियों के कारण भारतीय जनमानस में, शासक वर्ग में, सैन्य वर्ग में, आम लोगों में, हिंदू मुस्लिमों में, सिखों में, हर वर्ग में असंतोष की भावना व्याप्त थी और उसी असंतोष को चर्बी लगे कारतूसों की खबर ने, है ना, चिंगारी दे दी। और ये चिंगारी कहाँ से निकली? बंगाल से निकली। और विस्फोट कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ, है ना। इसीलिए विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से? मेरठ से माना जाता है। कैसे? इस मुद्दे को हम देखते हैं, यानी इस विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, पृष्ठभूमि कहां से बनी? बंगाल से। तो देखिए बंगाल से कैसे चिंगारी निकली। पृष्ठभूमि कहां बनी? बंगाल में। कैसे? देखिए, सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों की खबर कहां से लीक हुई? डमडम छावनी से। 23 जनवरी 1857 कहाँ के सैनिकों ने बगावत की? दमदम के सैनिकों ने। फिर ये खबर दमदम से कहाँ पहुंची? बहरामपुर, कलकत्ता के निकट। और 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर छावनी की कौन सी? 19वीं रेजिमेंट, 19वीं रेजिमेंट ANI ने बगावत की। फिर इसके बाद ये बैरकपुर छावनी, कब? 29 मार्च 1857 को। कहाँ? बैरकपुर। और फिर इसके बाद 24 अप्रैल 1857 को ये खबर कहाँ पहुंची? मेरठ, जहाँ पे विद्रोह ने यहीं पर 10 मई 1857 से इसका क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ये खबर आई 24 अप्रैल 1857, लेकिन संगठित विद्रोह का प्रारंभ कब? 10 मई 1857 से। कैसे? इस पर हम देखते हैं। 1856 के अंत में ब्रिटिश हुकूमत ने 1856 के अंत में पुरानी ब्राउन बैस बंदूक का क्या नाम था? ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर कौन सी? न्यू
एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल सेना में लाने का निर्णय किया, ठीक है। और इसके लिए दमदम, अंबाला और सियालकोट, इन 3 जगहों पर, दमदम, अंबाला और सियालकोट, इन 3 जगहों पर इस न्यू एनफील्ड राइफल के लिए नई कारतूस की जरूरत थी। और ये राइफल चलाने का प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए 3 जगहों पर, दमदम, अंबाला और सियालकोट में प्रशिक्षण केंद्र और कारतूस फैक्ट्रियां स्थापित की गई। यहीं पर प्रशिक्षण केंद्र, यहीं पे कारतूस बनेगी। इन तीनों केंद्रों में यहीं पे ये बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा, एक खास बात थी कि नई बंदूक जो न्यू एनफील्ड राइफल सेना में लाने का निर्णय हुआ था, उसके लिए जो नई कारतूस बन रही थी, उसे फिट करने के पहले बंदूक में मुंह से काट कर खोलना पड़ता था। और जनवरी 1857 में यह खबर लीक हुई, कहां से? दमदम छावनी से। चर्बी लगे कारतूस की खबर कहां से लीक हुई? दमदम छावनी से। ये चिंगारी उठी और ये फैलती चली गई और मेरठ पहुंचकर संगठित रूप से सैनिकों ने बगावत कर दी। एक्चुअली दमदम कारतूस फैक्ट्री में काम करने वाले खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के सामने गुस्से में भेद ये खोल दिया था। वह ये था कि ये ब्राह्मण सिपाही स्नान करने के बाद बकेट में, बाल्टी में पानी लेकर आ रहा था। तो आप जानते हैं खलासी जो उसी कारतूस फैक्ट्री में, डमडम स्थित कारतूस फैक्ट्री में काम करता था, खलासी ने उस ब्राह्मण सिपाही से पीने के लिए पानी मांगा। अब खलासी निम्न जाति का था, तो ब्राह्मण सिपाही ने मना कर दिया कि भाई वो छुआछूत की भावना के कारण अपवित्र हो जाएगा। अब भूखे प्यासे को गुस्सा तो आती ही है। गुस्से में उसने सब कुछ बक दिया कि ऐसी कारतूस बन रही है जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जब मुंह से खोलोगे तब देखेंगे कितना धार्मिक बन रहे हो, धर्म कहाँ है। और तुरंत उस सैनिक ने जा करके अन्य लोगों को बताई। 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी के सैनिकों ने इन नई कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर बगावत शुरू की, लेकिन जल्दी ही इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन ये खबर रुकी नहीं, ये पहुंची बहरामपुर, कलकत्ता के निकट। और बहरामपुर छावनी की 19वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने 26 फरवरी 1857 को बगावत की, इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करके। 19वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई, यहाँ काबू पा लिया गया, ठीक है, नहीं आगे बढ़ने दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ से चलकर एक खबर कहाँ पहुँची? बैरकपुर छावनी। और आप जानते हैं 29 मार्च 1857 को पहुँची ये खबर बैरकपुर छावनी। और बैरकपुर छावनी में कौन सी रेजिमेंट, ये भी सवाल पूछा गया। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे के नेतृत्व में 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने मंगल पांडे के नेतृत्व में बगावत कर दी। खुद मंगल पांडे इसी 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे, है ना। मंगल पांडे, बैरकपुर का विद्रोह काफ़ी विकराल रूप ले चुका था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन को गोली मारकर घायल किया। किसे? ह्यूरसन। और लेफ्टिनेंट बाग
की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई, है ना। फांसी की सजा। पहला देशभक्त है जो फांसी की सजा पाता है निस्वार्थ भाव से, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हुए। कौन सी भावना थी, है ना, ये किस लिए लड़ रहे थे सैनिक? कहीं ना कहीं भले ही सीमित दायरे में ही, राष्ट्रीयता का भाव सीमित दायरे में ही मौजूद था। ऐसे वीरों में मंगल पांडे के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में जमादार ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे के साथ साथ फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को ही, है ना। फिर ये खबर पहुंची कहाँ? 24 अप्रैल 1857 को मेरठ, और यहाँ पर मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना, 3rd कैलिवरी, तीसरी घुड़सवार सेना के सैनिकों ने बगावत की, और तीसरी घुड़सवार सेना के 85, कहीं कहीं 90 सैनिक मिलता है, कोई फर्क नहीं है इससे, 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर 10 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है। लेकिन 9 मई को इन गिरफ्तार किए गए 85 सैनिकों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। 9 मई 1857 की रात्रि में इन्हें निर्वस्त्र कराकर परेड कराई गई, मारा पीटा गया। ये हृदय विदारक दृश्य अन्य सैनिकों को देखा नहीं गया, और उन्होंने खुली बगावत कर दी, और इन 85 सैनिकों के साथ साथ अन्य कैद सैनिकों को रिहा करा दिया, और संगठित होकर के सारे मेरठ छावनी के सैनिकों ने 11वीं रेजिमेंट, 7वीं रेजिमेंट, 20वीं रेजिमेंट के इन सैनिकों ने संगठित होकर नारा दिया कि अब दिल्ली चलो, और ये खबर आग की तरह अन्य जगहों पर फैलती चली गई। और आप जानते हैं 11 मई के भोर होने तक विभिन्न जगहों से सैनिक दिल्ली पहुंच गए, और मुगल बादशाह को इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता चुना। इसलिए 10 मई 1857 से इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती? मेरठ से मानी जाती। और इसमें हम अब देखेंगे कि विद्रोह के कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र हैं, और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता, वहाँ से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। स्कूल, कॉलेज और आपके कोचिंग संस्थान नवंबर 1st वीक से शायद खुलेंगे। ठीक है। और तब तक आप पूरी मेहनत करिए। इसके बाद भी आपका ये कार्यक्रम जारी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी चल सकती है इस पे, और निरंतर कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना। आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आपसे इजाज़त लूँगा। नमस्कार, जय हिंद।